गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितु परमार, सहायक आचार्य इतिहास, बीए तृतीय वर्ष के टॉपिक राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगी। इतिहास मानव विकास क्रम की सुसंगत और क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है। मानव जीवन की अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। किसी भी देश या राज्य का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है। प्राचीन काल का अधिकांश इतिहास लिपिबद्ध नहीं होने से हमें राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐतिहासिक स्रोतों को हम मुख्यतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य हैं, जिसमें नष्ट हुई प्राचीन सभ्यता के अवशेष, मृदभांड, आभूषण, भवन के अवशेष, पाषाण धातु उपकरण आदि अलिखित साक्ष्य रखे जाते हैं। और लिखित साक्ष्यों में शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र या पुरालेख, अभिलेख, राजकीय, अर्धराजकीय, लोकलिखित और राजकीय पत्रावलियों का संग्रह होता है। साहित्य किसी भी समाज का प्रतिबिंब होता है और विभिन्न भाषाओं में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो रचित ग्रंथ होते हैं, उनके माध्यम से हम तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इनका क्रमवार अध्ययन आगे करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में सर्वप्रथम आता है शिलालेख। पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभ और शिलाओं पर ये उत्कीर्ण होते हैं। ये तत्कालीन शासकों द्वारा उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, जिनमें उनकी शासकीय वंशावली, उनकी विजयों का वर्णन होता है। शासकीय नियम और उपनियम होते हैं, जैसे कि हमने देखा मौर्यकालीन शासक अशोक के समय में उन्होंने शासकीय उद्घोषणाओं को स्तंभों और शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया था, ताकि जन सामान्य भी उनकी जानकारी प्राप्त कर सके और उन उद्घोषणाओं का अनुपालन कर सके। सामाजिक नियमावली, समाज के नियम क्या थे, ये भी शिलालेखों पर उत्कीर्ण, उनसे भी उनकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और शासक और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य के बारे में भी हमें पता चलता है। वीर पुरुषों की यशोगाथा आदि का भी उल्लेख होता है। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका आगे हम अध्ययन करेंगे। गोशुंडी शिलालेख, ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है और ये नगरी चित्तौड़गढ़ राजस्थान में से प्राप्त अभिलेख है, जो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसका महत्व इसलिए है कि ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचार का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा सर्वतात राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अन्य है बिजोलिया अभिलेख। ये बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है, जो कि बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर पर एक बड़ी शिला पर उत्कीर्ण है संस्कृत भाषा में। इसमें अजमेर के चौहान वंश के शासकों की जानकारी मिलती है और इसी के आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई है। चिरवे का शिलालेख उदयपुर जिले के चिरवा गांव के एक मंदिर में लगा हुआ संस्कृत भाषा का प्राचीनतम शिलालेख है, जिसमें प्रारंभिक गुहिल शासकों की वंशावलियां मिलती हैं और वैष्णव और शैव संप्रदाय की मान्यता और आश्रयदाता साहित्यकारों और कलाकारों की परंपराओं को भी इसमें बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसी भी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा का उल्लेख जब शिलालेख पर किया जाता है तो उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। महाराणा कुंभा की जो प्रशंसा में जो प्रशस्ति लिखवाई गई थी, उनके प्रशस्तिकार थे महेश भट्ट। वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगी हुई है। इसमें कुंभा को दान गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, राणा रासो, राजगुरु, शैलगुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया गया है। इसमें चित्तौड़ के गुहिलवंशी शासक बापा से लेकर हमीर कुंभा आदि शासकों का वर्णन मिलता है और इसमें कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। जगन्नाथ राय का शिलालेख उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर के सभा मंडप के प्रवेश द्वार पर शिलालेख उत्कीर्ण है। इसमें मापा रावल से लेकर महाराणा जगत सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें हल्दीघाटी युद्ध और महाराणा जगत सिंह के समय उनके द्वारा किए जाने वाले दान पुण्य का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद फारसी भाषा में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू हुई। फारसी भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख 1200 ईस्वी का अजमेर के ढाई झोपड़े के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ है, जो कि फारसी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। हम शिलालेख के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र। सिक्कों से जिन शासकों ने चलाया, उनके नाम, तिथिक्रम का निर्धारण किया जा सकता है, उनके वर्ष क्रम का निर्धारण होता है। आर्थिक संपन्नता के सूचक होते हैं, क्योंकि बहुमूल्य धातु के सिक्के आर्थिक प्रगति को दर्शाते हैं। धार्मिक मान्यताओं का उन पर उत्कीर्ण चिन्हों और प्रतीकों से धार्मिक मान्यता का पता चलता है। सिक्कों की बनावट और मुद्रण कला की उत्कृष्टता से तत्कालीन शासकों की कलात्मक बोध का पता चलता है।
सिक्कों के प्राप्ति स्थल से साम्राज्य विस्तार का पता चलता है और मुद्रा का बड़ी संख्या में प्राप्त होना अच्छी व्यापारिक स्थिति की ओर इंगित करता है। 1871 ईस्वी में कार्लाइल महोदय ने उनियारा नगर टोंक में 6000 मालव सिक्के प्राप्त किए, जिससे वहाँ टोंक पर मालव आधिपत्य और उनकी समृद्धि का पता चलता है। इसी प्रकार रैन टोंक से 3075 मौर्यकालीन आहत पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए। आपको बता दूं, पंचमार्क सिक्के जो मौर्यकालीन सिक्के हैं, ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जो लेख रहित होते थे और उन पर 5 चिन्ह अंकित होते थे। 1948 ईस्वी में बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इस प्रकार राजस्थान से बड़ी मात्रा में सिक्के मिलते हैं। उदयपुर जिले के आहड़ कस्बे से 6 तांबे के सिक्के और इंडो ग्रीक मुद्राएं मिलती हैं, जो कि मेवाड़ पर हिंद यवन प्रभाव को इंगित करती है। कुछ प्रमुख रियासतों के सिक्के इस प्रकार से हैं: जयपुर झाड़शाही, हाली मोहम्मद शाही, जैसलमेर में मोहम्मद शाही, अखीशाही डोडिया, तांबे के डोडिया जो था तांबे का सिक्का था, बीकानेर में गजशाही चांदी का, रावशाही चांदी का, रावशाही टक्का तांबे का, हाली अखीशाही, कोटा में 11 सन्ना, हाली रामशाही, कटारशाही, चेहरेशाही, शाहपुरा में 11 संधिया, चित्तौड़ी, भिलाड़ी और माधोशाही। ताम्रपत्र, हमने शिलालेख और सिक्के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ताम्रपत्र। राजा या सामंतों द्वारा इनाम, दान, पुण्य, जागीर आदि अनुदानों को ताम्रपत्र में उत्कीर्ण करवाकर अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता था। दान पत्र में राजा अथवा दानदाता का नाम, अनुदान प्राप्तकर्ता का नाम, अनुदान देने का कारण, भूमि का विवरण, समय आदि का उल्लेख मिलता था, जिससे तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और जातिगत स्थिति का पता चलता था। आहड़ ताम्रपत्र। आहड़ ताम्रपत्र गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव सोलंकी राजाओं की इसमें वंशावलियाँ मिलती है और इससे हमें पता चलता है कि आहड़ पर उस समय गुजरात का प्रभुत्व था। खेरोदा ताम्रपत्र एकलिंग जी में महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों और उस समय प्रचलित मुद्रा, धार्मिक स्थिति का भी इसमें बोध होता है। पूरा लेख सामग्री, राजकीय, अर्धराजकीय वो लोकलिखित साधन इसमें आते हैं। राज्यों से संबंधित जो रिकॉर्ड रखे जाते थे, जैसे जोधपुर, बीकानेर, अलग अलग रिकॉर्ड होते थे। जयपुर रिकॉर्ड, जयपुर रिकॉर्ड में पांच विवरणों को रखा जाता है। जैसे खरीता, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाने वाले पत्र थे। अखबारात, मुगल दरबार की दिन प्रतिदिन की घटनाएं, सूचनाएं और कार्रवाई इसमें अंकित की जाती थी। वकील रिपोर्ट, मनसिबदार और जागीरदार के जो प्रतिनिधि होते थे वो दरबार में रहते थे और दरबारी गतिविधियों से उन्हें समय समय पर सूचित करते थे, तो वो वकील रिपोर्ट कहलाती थी। परवाना, शासकों द्वारा अपने अधीनस्थों को जो पत्र व्यवहार होता था वो परवाना कहा जाता था। सियाद हुजूर व दस्तूर कोमवार, सियाद हुजूर में राज परिवार से संबंधित खर्च व दस्तूर कोमवार में जयपुर में निवास करने वाली विभिन्न जातियों के रीति रिवाज, मेले, त्यौहार, उत्सव आदि का विवरण रहता था। इसी प्रकार से अन्य है अर्जदास, हुजबुल उज़्म, सनद। सनद एक प्रकार से अधीनस्थ राजा को जागर प्रदान करने की स्वीकृति होती थी। इस प्रकार से ये है। आगे चलेंगे। राजपूत राज्य में बहियाँ लिखने की परंपरा भी शुरू हो गई थी। बहियाँ यानी आय व्यय का, खर्चों का जो लेखा जोखा होता था उसे। इसमें सर्वप्रथम है हकीकत बही, राजा के दैनिक खर्च इसमें रखे जाते थे। हुकूमती बही, शासकीय आदेशों की नकल होती थी इसमें। खरीता बही, राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती थी। और कमटाना बही, राजकीय प्रासादों व भवनों के निर्माण पर होने वाले खर्च का इसमें उल्लेख होता था। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को मुख्य से हम 2 भागों में रख सकते हैं, ऐतिहासिक साहित्य और आधुनिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य जो इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो विभिन्न भाषाओं में है, जैसे संस्कृत साहित्य, हिंदी और राजस्थानी साहित्य, जैन साहित्य, ख्यात साहित्य। राजस्थान में प्रारंभिक साहित्य की रचना संस्कृत और प्राकृत भाषा में हुई है। संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के आश्रित कवि पंडित जयानक ने की थी और इसमें अजमेर साम्राज्य का इतिहास है, लेकिन 1190 तक के विजयों का उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इसमें तराइन के युद्धों का वर्णन इसमें नहीं मिलता। अन्य है हम्मीर महाकाव्य, इनकी रचना नैनचंद सूरी ने की थी और इन्होंने चौहानों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति सूर्य से बताई, इन्हें सूर्यवंशी कहा है। इसमें अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण और हमीर देव के शौर्य, हट, अतिथि सत्कार, धर्मपरायणता का विशेष उल्लेख हमें मिलता है। इसके आगे एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को लिखने की शुरुआत मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किया था। इसका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है, प्रथम भाग ही लिखा था उन्होंने, जबकि इसके ग्रंथ का अंत भाग कुंभा के वैतनिक कवि कानवास ने लिखा था। गहलोत वंश की वंशावली मिलती है, वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसकी तुलना पुराणों से की गई है। इस ग्रंथ में मध्यकाल में मेवाड़ को मेदपाट और हाड़ौती को हाड़ावती कहते थे, ये पता चलता है।
अजीतोदय। अजीतोदय नामक ग्रंथ की रचना मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के दरबारी कवि जगजीवन भट्ट ने की थी। इस ग्रंथ से हमें जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह व अजीत सिंह के समय युद्ध व अन्य उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना भोज परमार के राजा कवि मेरुतुंग ने की थी और 13वीं सदी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन हमें इसमें मिलता है। अब राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह वेली किशन रुक्मणीरी। इसे दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को पढ़कर इसके साहित्यिक महत्व के कारण इसे 5वां वेद और 19वां पुराण की उपमा दी है। इसकी रचना अकबर के नवरत्नों में से एक कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, जो कि बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के भाई थे और इन्होंने पीथल नाम से ये कविता लिखते थे, पीथल नाम से साहित्य लिखते थे ये। और इनका इस ग्रंथ से हमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है। अचलदास खिचीरी वचनिका। इस ग्रंथ की रचना 14वीं शताब्दी में चारण जाति के शिवदास गांडर ने गागरोन दुर्ग के अंदर की थी और ये भी रसात्मक चंपू गदपद शैली में है। इस ग्रंथ से हमें गागरोन के राजा अचलदास खींची और मालवा के सुल्तान हौशंग शाह गौरी के मध्य युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है और राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका है। कानड़देव प्रबंध। इस ग्रंथ की रचना जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि पद्मनाथ ने 1200 में की थी। इस ग्रंथ से हमें जालोर के शासक कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख मिलता है। उसकी जालोर विजय का, इस विजय के बाद हुए जौहर का सुंदर वर्णन भी इस पुस्तक में मिलता है। राव छेसीरो छंद। इस ग्रंथ की रचना बीटू सुजा ने 1269 में डिंगल भाषा में की थी। इस ग्रंथ से हमें हुमायूं के भाई कामरान द्वारा भटनेर के किले पर किए गए आक्रमण तथा बीकानेर के शासक राव जैसी की युद्ध प्रणाली का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ से हमें राव चूड़ा से लेकर राव लूणकरण सत्य की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो। रासो ग्रंथ लिखने के शुरुआत भी राजस्थानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र और दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पिंगल भाषा में की थी। इसमें 1 लाख छंद हैं और 69 प्रस्ताव अध्याय हैं। और पृथ्वीराज रासो में चारों राजपूत वंशों की उत्पत्ति वशिष्ठ के आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है और इसके बाद इसमें जो पृथ्वीराज रासो में तराइन के युद्धों का वर्णन हमें मिलता है। आगे है जैन साहित्य। जैन भाषा में जो साहित्य है उसमें प्रमुख है गौरा बादल। इस ग्रंथ की रचना हेमरत्न ने की थी। इस ग्रंथ से हमें राजपूतों की युद्ध प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। सौभाग्य महाकाव्य। इस ग्रंथ की रचना सोमसूरी ने 15वीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की जानकारी मिलती है। ख्यात। ख्यात का सामान्य अर्थ होता प्रसिद्धि दिलाना। सामान्यतः राजा महाराजा अपनी प्रसिद्धि के लिए चारणों से अपनी वंशावलियां व अच्छे कार्यों को लिखवाते थे, जो ख्यात के नाम से जानी जाती थी। इन ख्यातों में सबसे महत्वपूर्ण ख्यात है मूणौत नैन्सी ख्यात। मूणौत नैन्सी का जन्म 1610 में ओसवाल परिवार में जोधपुर महाराजा गज सिंह जोधपुर में हुआ था और ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे थे। मूणौत नैन्सी ख्यात सबसे पुरानी और विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है, जो मारवाड़ी व डिंगल भाषा में लिखी गई है। इस ख्यात में राजपूताना के लगभग सभी राज्यों, विशेषतः जोधपुर, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड के राजपूतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसे जोधपुर राज्य का गजेटियर ग्रंथ भी कहा जाता है और इस ख्यात को हम राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें राजपूतों की 36 शाखाएं बताई गई है। मूणौत नैन्सी के जोधपुर के इतना विस्तृत इतिहास को लिखने के कारण मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा है। इनका ही एक अन्य ग्रंथ है मारवाड़ी परगनारी विकट। इस ग्रंथ की रचना भी मूणौत नैन्सी ने की थी और ये इनका मारवाड़ राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा था। इन्हें सर्व संग्रह भी कहा जाता है। मुंडियारी ख्यात को राठौड़ोरी ख्यात भी कहा जाता है। इसका लेखक अज्ञात है। मोटा राजा उदय सिंह के अकबर के पुत्र सलीम का विवाह इसमें बताया है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र सलीम का विवाह अपनी सगी बहन से नहीं कर अपनी दत्तक बहन से किया था। इसके बाद बाकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। जब राजस्थान में पराक्रमहीन राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी तो कवि बाकीदास ने डिंगल गीत गाया। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गीत मंत्र बन गया। बाकीदास ख्यात राजस्थानी गद्य मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी हुई है
और इसे जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है। इस ख्यात में हमें जानकारी मिलती है कि बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने विक्रम संवत 1885 ईस्वी में गयाजी के पवित्र तीर्थ स्थान पर अपने प्रमुख सरदारों की बैठक बुलवाकर उनसे ये प्रण करवाया था कि वे भविष्य में अपने शिशु कन्याओं का वध नहीं करेंगे, और इस ख्यात में 2000 बातों का संग्रह किया गया। इस प्रकार से ये कन्यावध को रोकने से संबंधित इसमें कदम उठाए गए थे। इसका उल्लेख इससे मिलता है महाराजा रतन सिंह, बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के समय। अन्य है दयालदास ख्यात, जो बीकानेर के नरेश रतन सिंह के दरबारी कवि थे। ये 2 खंडों में लिखी हुई है। प्रथम खंड में मारवाड़ के राठौड़ का प्रारंभ से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक का विस्तृत वर्णन मिलता है, जबकि दूसरे खंड में राव बीका से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है। आगे है फारसी साहित्य। फारसी साहित्य में ताजुल मासिर, इसका लेखक था हसन निज़ामी, और इस पुस्तक में हमें अजमेर नगर की समृद्धि, मुस्लिम आक्रमण और उससे बर्बादी का पता चलता है। तबकादे नासिरी काजी मिन्हाज सिराज इस ग्रंथ के लेखक थे। इस समय जालोर और नागौर पर मुस्लिम शासन और उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात कहा जाता था, इस चीज़ का पता चलता है। खजाइनुल फतेह, ये अमीर खुसरो जो सल्तनती हुक्म महान कवि, इतिहासकार और साहित्यकार थे, इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ व रणथंभौर के युद्धों का वर्णन है। चित्तौड़ अभियान में वे स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। खुसरो ने इस युद्ध में चित्तौड़ युद्ध का तो आंखों देखा सजीव चित्रण किया है। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, उनमें है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जेम्स कर्नल टॉड ने लिखी है, और राजस्थान के इतिहास का पहली बार विस्तृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त विवरण इसमें मिलता है हमें, इसलिए इसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। ये 1829 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी। ये ग्रंथ 2 खंडों में लिखा गया था और इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रुक ने किया था। इस पुस्तक का प्रथम भाग सन 1832 में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावलियाँ, तत्कालीन सामंत व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था तथा मेवाड़ के इतिहास के बारे में, व दूसरे भाग में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती के राज्यों का वर्णन किया गया है। टॉड ने एनोस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजपूताने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान, रायथन या रजवाड़ा आदि शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में राजस्थान के बारे में लिखा है, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जहाँ थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न, और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनार्डो जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ है। एनल्स और एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था, जो कि सिरोही राज्य के रोहिड़ा गांव के निवासी थे। अन्य है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने वंश भास्कर लिखना शुरू किया था महाराजा राम सिंह की आज्ञा से, लेकिन कुछ समय बाद उनसे अनबन हो जाने के बाद में उन्होंने इसे लिखना बंद कर दिया था, और बाद में उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इस ग्रंथ को लिखा, जो कि जिसकी भाषा ना तो शुद्ध रूप से डिंगल है और नहीं शुद्ध रूप से पिंगल है। इस ग्रंथ में क्षत्रियों की 4 शाखाओं का अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख है, उनकी वंशावली का वर्णन है और मुगलों के साथ संबंधों की भी जानकारी मिलती है। उनकी एक अन्य रचना वीर सत्सई अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला प्रथम ग्रंथ था, जिसमें 1857 की क्रांति का उल्लेख है। इस ग्रंथ की प्रसिद्ध कविता इलाना देनी आपनी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का लौकिक गीत बन गया। अन्य है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सिरोही राज्य के रोहिड़ा गांव नामक गांव में जन्मे थे। इन्होंने सर्वप्रथम सिरोही राज्य का इतिहास तथा बाद में क्रमशः उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा। फिर उन्होंने जोधपुर राज्य के इतिहास को लिखना शुरू किया, और इस प्रकार से प्रथम पूर्ण राजस्थान के इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है। ओझा जी ने सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद करवाया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिपि शास्त्र के ज्ञाता थे, इसलिए इन्होंने पहली बार भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र लिखा, और इन्हें 1914 में राय बहादुर की उपाधि हुई, और 1937 में साहित्य वाचस्पति की पदवी और काशी विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास का जन्म मेवाड़ राज्य में हुआ था, और ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने का कार्य इन्हें सौंपा था। महाराणा सज्जन सिंह ने इतिहास लिखने के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान दिया था, और इन्होंने श्यामल दास ने 1871 ईस्वी में वीर विनोद लिखना शुरू किया।
और 21 वर्ष और 1 लाख रुपए इसमें खर्च हुआ था। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रचलन पर रोक लगा दी थी। भारत की ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को केसरी हिंद और मेवाड़ के महाराणा ने उनको कवि राजा और इसके बाद उनको महामहोपाध्याय उपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया। वीर विनोद नामक पुस्तक में कविराज श्यामल दास की महत्वपूर्ण पुस्तक वीर विनोद नामक पुस्तक में उदयपुर राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और इसी पुस्तक में हमें यह जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। इसलिए हम महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं और इस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।